हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का हिंदी गोधली भाग 2 का काव्य खंड। और काव्य खंड का हम लोग देखेंगे पाठ 4, जिसका नाम है स्वदेशी। ठीक है बच्चों, तो इस स्वदेशी पाठ का जो कवि है उसका नाम है बद्री नारायण चौधरी, जिसको हम लोग प्रेमधन के नाम से जानते हैं, प्रेमघन। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका जो है आज देखने वाले हैं इस स्वदेशी पाठ का कवि का परिचय, यानी कि प्रेमघन का परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रेमघन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। ठीक है, जो प्रेमघन जी है वो भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे, इसमें ये याद रखना। ठीक है, तो उनका जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था। 1855 मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और उसका जो निधन है 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये सब जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो जन्म हुआ है 1855 और निधन हुआ है 1922 में। ठीक, तो अगला है इधर वे काव्य और जीवन जो है दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं। ठीक है, जो प्रेमघन जी है वो अपने आदर्श किसको मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे, काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में। ठीक है, वे निहायत कलात्मक अलंकृत गद्य लिखते थे। कलात्मक अलंकृत गद्य लिखते थे। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। ठीक है, विभिन्न स्थानों का जो है वो भ्रमण किया था। तो 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना की। 1874 में उन्होंने मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना की। उन्होंने आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया है। ठीक है, कौन कौन सी? आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका, नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। ठीक है, वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। उनकी जितनी रचनाएं थी प्रेमघन सर्वस्व के नाम से संग्रहित है। ठीक है, उनकी जो रचनाएं हैं प्रेमघन सर्वस्व के नाम से संग्रहित है। और वे जो है प्रेमघन जी निबंधकार भी है, नाटककार भी है, कवि एवं समीक्षक थे। ठीक है, निबंधकार भी थे, नाटककार भी थे, कवि भी थे और समीक्षक भी थे। तो भारत सौभाग्य प्रयाग रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक है। मतलब कि जो भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन ये दोनों उसकी जो है नाटक है और ये बहुत प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। जो ग्रामीण जीवन है, ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उनकी सच्चाई को उसमें चित्रित किया गया है। ठीक है, तो यथार्थवादी चित्रण किया गया है। तो प्रेमघन ने काव्य रचना अधिकांशतः जो है उसकी जो काव्य रचनाएं हैं वो ब्रजभाषा और अवधि में की है। ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कभी कभी कि जो है प्रेमघन की जो है काव्य रचना जो भाषा है वो भाषा से लिखा है। तो जो है ना भाषा ब्रजभाषा में और अवधि में ही की है काव्य रचनाएं। ठीक है, किंतु युग के प्रभाव के कारण उनमें खड़ी बोली का व्यवहार और गद्योन्मुखता भी साफ दिखलाई पड़ती है। ठीक है, तो उनके काव्य में लोकोन्मुखता एवं यथार्थ प्रयाणता का आग्रह है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया एवं साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध किया था। ठीक है, साम्राज्यवाद एवं सामंतवाद का विरोध किया था प्रेमघन जी ने। अब उसकी जो काव्य रचना का संग्रह है प्रेमघन सर्वस्व। ठीक है, प्रेमघन सर्वस्व से संकलित दोहों का यह गुच्छ स्वदेशी, यानी कि ये जो स्वदेशी पाठ है, कविता है, ये कहाँ से लिया गया था? प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है। ये दो है। ठीक है, तो शीर्षक के अंतर्गत यह प्रस्तुत है। इन दोहों में नव जागरण का स्वर मुखरित है। दोहों की विषय वस्तु और उनका काव्य वैभव
इसके शीर्षक को सार्थकता प्रदान करते हैं। कवि की चिंता और उसकी स्वर भंगिमा आज कहीं अधिक प्रासंगिक है। तो बच्चों, ये था प्रेमघन जी का जीवन परिचय, ठीक है। और अब जो है हम लोग देखने वाले हैं उसका जो रचना है स्वदेशी, और ये स्वदेशी जो है प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है। इसका हम लोग अभी अब जो है भावार्थ समझने वाले हैं। तो बच्चों, इसका भावार्थ शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए, ठीक है। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का हम लोग का जो इस कविता है इसका वाक्य, ठीक है। तो पहला दोहा है, शबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लाखत लखात भारतीय तक कुछ न अब भारत मदरसात मनोज भारती देखी कौ सकत नहीं पहचान मुसलमान हिंदू किंधों के है ये क्रिस्तान। इसमें कहता है सब कुछ विदेशी हो गया है, ठीक है, सब कुछ विदेशी हो गया है। नर गति जो रीति रिवाज है सब कुछ जो है विदेशी लगता है आजकल, और भारतीयता जो है अभी अब जो है भारत में ही नहीं दिखता है, भारत में भारतीयता दिखाई नहीं देता है। मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, आज जो है भारतीय लोगों को ही पहचान नहीं पाएंगे कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन क्रिस्तान है, ठीक है। तो इसका व्याख्या में हम लोग देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक की स्वदेशी काव्य पाठ से ली गई है, ठीक है। इन पंक्तियों में कवि ने गुलाम भारत की दुर्दशा का बड़ा ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि भारतीय लोगों की सूझबूझ को क्या कहा जाए, सभी विदेशी आकर्षण की ओर भागे जा रहे हैं। उनका अपना स्व सुरक्षित नहीं दिखता है। उसका अपना स्व मतलब जो है उसकी जो स्वतंत्रता है, अपनी जो स्वयं का जो अधिकार है, भारतीयता जो है उसमें दिखाई नहीं देता है, उस जो है वो खतरे में है, जो भारतीय संस्कृति है, ठीक है। तो इसमें आगे कहता है कि भारतीय जन की गति रति रीति सब कुछ बदल गई है, वे सब कुछ विदेशी अपना लिए हैं, उनकी अपनी भारतीय विशेषताएं अब नहीं दिखाई पड़ती है। भारतीयता अब भारत में नहीं रही न दिखाई ही पड़ रही है, ठीक है। उसका कहना है जो भारतीयता जो गुण है वो अभी भारत में है ही नहीं और दिखाई भी नहीं पड़ता है। तो इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने भारतीयता की जगह अंग्रेजियत में रंगे सभ्यता और संस्कृति को चित्रित किया है। जो लोग जो है अपनी संस्कृति को छोड़कर जो अंग्रेजियत का जो विदेशी रीति रिवाज है, सभ्यता है, संस्कृति को जो अपना रहे हैं उसके बारे में इसमें बताया है, तथा अपनी भावनाओं को अपनी कविताओं के द्वारा प्रकट कर रहा है। तो इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने भारतीय लोगों की जाति धर्म के बारे में चिंता प्रकट की है। कवि कहता है कि भारतीय लोगों को देखकर पहचानना मुश्किल हो गया है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है। इन पंक्तियों में बदलती जीवन शैली और अपनी संस्कृति के प्रति आस्थाहीन होने पर भारतीय लोगों के बारे में कवि ने चिंता प्रकट किया है। वह भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बदले रूप को देखकर भयभीत है। आगे क्या होगा, इसी कारण उसने अपनी काव्य पंक्तियों द्वारा जाति धर्म की परवाह नहीं करते हुए स्वच्छंद और अनुशासनहीन जीवन जीने वालों का सही चित्रण उकेरा है, मतलब इसमें प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो अगला दोहा है हम लोग के पास, पढ़ी विद्या परदेसी की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेसी की गई इन्हें अति भाए, ठटे विदेश ठाट सब बन्यो देश विदेश, सपने हैं जिनमें न कहम भारतीयता लेस। इस दोहा में कहता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के स्वदेशी काव्य पाठ से उद्धृत की गई है, मतलब कि ली गई है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहता है कि भारतीय लोग विदेशी विद्या को पढ़ने की ओर उन्मुख है, विदेशी विद्या को पढ़ने की ओर उन्मुख है, उत्सुक है। विदेशी विद्या के अध्ययन के कारण उनकी बुद्धि विचार भी विदेशी सा हो गया है। दूसरे देश की चाल चलन वेशभूषा रीति नीति इन्हें बहुत अच्छी लग रही है, इनकी मति मारी गई है, कह रहा है इसकी मति मारी गई है, ठीक है। कवि ने विदेशी जान
विदेशी ज्ञान प्राप्त करने वाले भारतीय लोगों की मानसिकता का सही चित्रण किया है। इसमें कवि कहता है कि भाषा और संस्कृति के प्रति इनका मोह नहीं रहा। जो अपने देश का भाषा है, संस्कृति है, इसमें उसका कोई दिलचस्पी नहीं रहा। तो ये अब विदेशी रहन सहन में ढल गए हैं। जो विदेशी लोग जैसे रहते हैं, पहना पहनते हैं, उसी तरह से जो भारतीय लोग हैं उसमें भी वो लोग ढल जा रहा है विदेशी की तरह। ठीक है, तो यह खेद का विषय है, यह दुख का विषय है। आधुनिकता की ओर उन्मुक्त भारतीय शिक्षित वर्ग की अदूरदर्शिता के प्रति कवि ने घोर निंदा प्रकट करते हुए अपनी मनोव्यथा को व्यक्त किया है। मनोव्यथा का मतलब मन में जो दुख है, मन में जो व्यथा है, उसको व्यक्त किया है। ठीक है, तो आगे कहता है फिर कि इन पंक्तियों द्वारा कवि यह कहना चाहता है, जो इन पंक्तियों में जो कवि लिखा है उसके द्वारा कवि कहना चाहता है कि अपने ही देश में सारे ठाट बाट ने विदेशी रूप धारण कर लिया है। सभी लोग अंग्रेजियत से प्रभावित रहन सहन सोच विचार में ढल गए हैं। सबकी मानसिकता विकृत हो गई है। किसी को भी अपनी निजता, इतिहास, अस्तित्व के प्रति गर्व नहीं। सभी लोभी और महत्वाकांक्षी हो गए हैं। मतलब किसी को भी अपनी निजता, इतिहास, अपना जो इतिहास है, अपना अस्तित्व के प्रति गर्व नहीं हो रहा है। ठीक है, और सब जो है लोभी और महत्वाकांक्षी हो गए हैं। तो अगला दोहा है, बोली सकत की हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। इसमें कहता है बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति ओ नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। मतलब कि अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति ओ नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। ठीक है, अब इन पंक्तियों के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है, इसका हम लोग भावार्थ में देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक स्वदेशी काव्य पाठ से ली गई है। पहले इसमें परिचय देना पड़ता है। ठीक है, तो इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहता है कि भारतीय लोगों को हिंदी में बोलने, पढ़ने, लिखने में लज्जा का अनुभव होता है। ठीक है, जो व्यक्ति अंग्रेजी थोड़ा बहुत सीख लेता है, अंग्रेजी बोलने सीख जाता है, अंग्रेजी बोलने लगता है, उसको अपना भाषा बोलने में शर्म लगता है, लज्जा आता है। ठीक है, हिंदू के लिए यह अत्यंत खेदजनक है। हिंदू के लिए, यानी कि हिंदुओं के लिए ये बहुत ही दुख की बात है कि जो है हिंदू होकर, यानी कि हिंदुस्तानी होकर अंग्रेजी की भाषा बोलने में वो गर्व महसूस करता है। ठीक है, तो अंग्रेजी में ही बातचीत सभी लोग करते हैं और अंग्रेजी वस्तुओं का ही उपभोग भी करते हैं, मतलब उपयोग भी करते हैं। ठीक है, तो इन पंक्तियों के द्वारा, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अंग्रेजी वाहन वसन और वस्त्र भूषण आदि, वस्त्र जो है, आभूषण जो है, पहनावा, ठीक है, आदि अपना जाने की घोर निंदा और उस पर चिंता प्रकट किया है। तो जो लोग जो है विदेशी बोली है, विदेशी बोली बोलते हैं, विदेशी वस्त्र पहनते हैं, विदेशी के जैसा आभूषण भी पहनते हैं, तो उनका वो निंदा किया है और उस पर चिंता भी प्रकट किया है। तो हमारी अंग्रेजी की प्रति बढ़ती रुचि की और गृह साज सज्जा की और उक्त सारी वस्तुओं के प्रयोग की ओर कवि ने ध्यान आकृष्ट करते हुए दुख प्रकट किया है। हमारी घटिया मनोवृत्ति से कवि व्यथित है, कवि जो है बहुत दुखी है। ठीक है, उसके भीतर कूट कूट कर भारतीयता भरी हुई है। इसी कारण वह भारतीय जन की बदलती हुई जीवन शैली से दुखी है। जो कवि है प्रेमघन जी, उसके मन में जो है कूट कूट कर भारतीयता भरी हुई है और इसी कारण जो है बदलती हुई जीवन शैली से बहुत दुखी है। ठीक है, तो हम लोग के पास अगला दोहा है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात, देश नगर वानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हटन में देखे हूँ भड़ा बसे अंग्रेजी माल। अब देखिए इसमें कहता है हिंदुस्तानी नाम सुनकर ही लोग जो है
हिंदुस्तान के नाम से लोग संकोच करते हैं। ठीक है, भारतीयता सब वस्तु ही सो ये हाय निधा घिनात, जो भारतीय लोग ही भारतीय वस्तु से घृणा करते हैं। ठीक है, देश नगर बनक बनो अंग्रेजी चाल, तो देश जो है वो सब जो क्या करता है, जो शहर है गांव है सब में आजकल जो है अंग्रेजी माल जो है बिकने लगता है। तो भी दो देश का सामान है, वस्तुएं हैं, वो हाट बाजार में भी नहीं मिलता है, वो नहीं बिकता है। ठीक है, तो कहते हैं इन पंक्तियों के द्वारा प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक के स्वदेशी काव्य पाठ से ली गई हैं। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने भारतीय जन चेतना के बदलते स्वरूप के प्रति खेद प्रकट किया है, मतलब बहुत दुख प्रकट किया है। कवि कहता है कि हिंदुस्तानी नाम और उत्पादन को देखकर सभी लोग यानी कि लेने से संकुचाते हैं। जो भारतीय हिंदुस्तानी नाम और उत्पादन जो है देखकर सभी लोग लेने से संकुचाते हैं और लज्जाते हैं। सारी भारतीय वस्तुओं से घृणा करते हैं। खेद की बात है कि सारी दुनिया के लोग अपने अस्तित्व और इतिहास की रक्षा करते हैं। देश, पूरी दुनिया में जितने सारे देश हैं सभी अपने अपने संस्कृति को, अपने इतिहास को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभ्यता और संस्कृति के पक्षधर है, जबकि हम अपने ही घर में देश के अपने लोगों, अपनी वस्तुओं और अपनी भाषा एवं नाम से घृणा करते हैं, अंग्रेजियत को पसंद करते हैं। जो अंग्रेजियत का मतलब कि जो अंग्रेजों का रहन सहन है, वस्तु है, पहनावा है, सब कुछ हम लोग अंग्रेजों को ही पसंद करने लगे हैं, और यह हमारे लिए काफ़ी चिंतनीय है, यह हमारे लिए काफ़ी चिंतनीय है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है, हम अपनी नागरी भाषा को भूल गए हैं। सभी लोग अंग्रेजी चाल ढाल में ढलते जा रहे हैं। हाट बाट में भी अंग्रेजी माल की फरमान है और देसी माल की और लोगों की निगाह भी नहीं जाती। हाट बाज़ार में आप जाएंगे तो जो विदेशी माल जो बड़े बड़े शोरूम में, शॉपिंग मॉल में देखेंगे तो जो विदेशी माल है सिर्फ वही आपको मिलेंगे, और जो देसी माल है, जो गरीब लोग जो बेचते हैं, कोई जो कंपनी है और देसी माल बेचते हैं, तो उसको जो उसकी तरफ जो है लोग नज़र भी नहीं देता है। इसमें यही कहता है कि और देसी माल की ओर लोग जो है निगाह भी नहीं देता, मतलब कि नज़र भी नहीं देता है, नहीं दी जाती है। तो सभी लोग पाश्चात्य संस्कृति, पहनावा, खान पान उत्पादनों के उपभोग में रुचि ले रहे हैं। यह हमारे लिए शर्म की बात है। हम भारतीय हैं तो भारतीयता के प्रति सजग रहना चाहिए, लेकिन हम पथ विमुख हो कर जी रहे हैं। हम लोग अपने जो संस्कृति है उन सब को छोड़कर, अपने रास्ता को छोड़कर अंग्रेजियत जो रास्ता है उस पर चल रहे हैं। ठीक है, इस पर जो है कभी बहुत दुखी है। तो बच्चों, ये हो गया हम लोग का अंतिम दोहा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।